जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को, और इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अनुसूची, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में। क्योंकि अगर आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि राज्य व्यवस्था कहते किसे हैं, तो आपको ये हक बनता है कि अगर आपने राज्य व्यवस्था पढ़ी है तो आप तुरंत उसे जवाब दें कि राज्य व्यवस्था कहते किसे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, इन सब को पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं, सारे अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं, अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं और भागों को भी पढ़ने वाले हैं। इन सब के बारे में जानने वाले हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, एक बेहतरीन सी सीरीज है। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं और बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, और जिसमें जो राज्य व्यवस्था शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे ये राज्य व्यवस्था शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो शब्द है भैया राज्य, और दूसरा शब्द जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे दूसरा शब्द है व्यवस्था। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो राज्य व्यवस्था है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक तो है राज्य और दूसरी है व्यवस्था। राज्य क्या होता है भैया, तो जब भी मैं पॉलिटी की क्लास में राज्य बोलूं तो उसका अर्थ है देश से। आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी मैं राज्य बोलूं तो आप समझिएगा कि इसका मतलब है देश से, यानी कि मैं देश कह रहा हूं। क्योंकि संविधान में आप कह सकते हैं राज्य व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य को ही देश कहते हैं, यानी देश को राज्य के द्वारा संबोधित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं राज्य बोलूं तो ये ना समझिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड इन सब की बात कर रहा हूं। मैं भारत देश की ही बात कर रहा हूं या किसी अन्य देश की बात कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी की क्लास में जब भी मैं राज्य का जिक्र करूं तो आप समझिएगा कि मैं किसी देश की बात कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से राज्य व्यवस्था में जितने भी देश हैं वो सारे क्या हैं, एक राज्य हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो एक स्टेट है। ओके, तो अगर मैं बात करूं राज्य व्यवस्था की, तो राज्य क्या है भैया, हम जहां पर निवास कर रहे हैं वो एक राज्य ही तो है। भारत क्या है, भारत एक राज्य है। पॉलिटी सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो भारत एक क्या है, राज्य है। ब्रिटेन क्या है, एक राज्य है। तो ऐसे ही भारत देश हमारा क्या है, एक राज्य है। अब क्यों राज्य है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर सरकार है, यहाँ की संप्रभुता है, ये सारी चीजें हैं। तो हम जानेंगे कि राज्य के प्रमुख अंग क्या होते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए क्या क्या चीजें पूरी करनी होंगी। तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो आप कहेंगे राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के 4 अंग होते हैं। आपसे कोई पूछे कि राज्य के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे कि राज्य के 4 अंग होते हैं। और इसी के द्वारा आप अभी राज्य की परिभाषा भी जान जाएंगे, मैं भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम अंगों की बात कर लेते हैं। अगर मैं पहले अंग की बात करूं भैया, तो आप कहेंगे जनसंख्या। यानी कि कोई भी राज्य है, अगर उसे राज्य होना है तो वहां पर एक निश्चित जनसंख्या का निवास होना चाहिए, तभी वह क्षेत्र क्या हो सकता है, राज्य बन सकता है। अच्छा, अगर दूसरे अंग की अगर मैं बात करूं भैया, तो आप कहेंगे उसका एक क्षेत्रफल होना चाहिए, निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, या आप कह सकते हैं निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, तो अगर मैं भारत की बात करूं भैया, तो क्या यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। मैं पूछूं कि भारत में क्या जनसंख्या निवास करती है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, भारत में जनसंख्या निवास करती है। हालांकि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो भारत में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे ही देश की है, ये बात आपको पता होगी। अच्छा, मैं पूछूं भैया कि क्या भारत का एक निश्चित भूभाग है या निश्चित क्षेत्रफल है, तो आप कहेंगे हाँ, भारत का एक निश्चित क्षेत्रफल है, एक आकार है। यानी कि एक निश्चित क्षेत्रफल है, आकार है, या आप कह सकते हैं कि इसका भूभाग भी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, भारत का क्षेत्रफल। तो यानी कि जो भारत है उसका एक निश्चित आकार है, इसका एक निश्चित भूभाग भी है। तो ये राज्य की कंडीशन, 2 कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। अब आगे की चीजों के बारे में जान लेते हैं। तीसरी कंडीशन आप कहेंगे भैया सरकार, और चौथी कंडीशन क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता
कहने का मतलब राज्य के 4 अंग होते हैं, या आप कह सकते हैं राज्य के 4 गुण होते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि वहां पर एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, वहां पर सरकार होनी चाहिए और वहां पर संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें किसी भी क्षेत्र में मिल जाती हैं तो वह क्षेत्र एक राज्य कहलाता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। तो अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या भारत में सरकार है भैया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है भैया, भारत में सरकार है। इस समय प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो यानी कि यहाँ पर सरकार भी है। और संप्रभुता क्या होती है कि यह एक ऐसी चीज है कि जब कोई देश अपने बाहरी और आंतरिक मामलों को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि कोई ऐसा देश है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को किसी अन्य देश की परमिशन से ना ले, यानी कि उससे कोई भी निर्णय लेना है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, वो किसी से अनुमति उसे ना लेनी पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संप्रभुता कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आगे बात करूंगा संप्रभुता की, अभी मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। संप्रभुता क्या है कि जब कोई देश अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों को अपने अनुसार क्या करता है? नियंत्रित कर सकता है, उसे किसी भी और चीजों की परमिशन ना लेनी पड़े, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को हैंडल कर सके, किसी से उसे परमिशन लेने की जरूरत ना हो, तो उस देश को हम संप्रभु देश कहते हैं और यही संप्रभुता कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो ये संप्रभुता है भैया, हम इसे आगे जिक्र करेंगे। तो संप्रभु भी है क्योंकि भारत की चाहे विदेश नीति हो चाहे आंतरिक मामले हो, भारत किसी से परमिशन लेता है। अगर प्रधानमंत्री जी को या संसद कोई नियम यहाँ बनाती है तो क्या वह किसी दूसरे देश से परमिशन लेती है कि मैं ये नियम यहाँ पर लागू करना चाहता हूँ? या विदेशी नीति में कहीं पर जाना होता है नरेंद्र मोदी जी को, तो क्या दूसरे देश से परमिशन लेते हैं कि मैं यहां पर जा सकता हूं या नहीं? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारा देश क्या है? एक संप्रभु देश है। वह एकदम स्वतंत्र है, वो चाहे जो करे, चाहे वो अपने आंतरिक कार्य में कुछ भी करे, अपने बाहरी कार्यों में कुछ भी करे, वह उसे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। इसलिए जो हमारा देश है वो संप्रभु देश है। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो भारत में क्या है भैया? संप्रभुता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, भारत में क्या है? संप्रभुता है। तो ये चारों चीजें क्या है? टिक हैं, यानी कि ये चारों चीजें मिलती हैं हमारे देश में, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि राज्य क्या होता है, तो राज्य वह क्षेत्र है, आप कह सकते हैं, जहां पर एक निश्चित जनसंख्या का निवास हो, जहां पर एक निश्चित क्षेत्रफल हो, जहां पर कोई सरकार शासन कर रही हो और वह संप्रभु भी हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि राज्य क्या होता है, तो राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक निश्चित जनसंख्या का निवास हो, जिसका एक निश्चित क्षेत्रफल हो, जहां पर एक संप्रभु सरकार गठित हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। यही इसकी परिभाषा है और राज्य के यही 4 अंग हैं। तो हमने राज्य के बारे में तो जान लिया। अब हम बात करते हैं व्यवस्था के बारे में। अगर मैं बात करूं साथ ही व्यवस्था के बारे में कि आखिर व्यवस्था क्या होती है, तो व्यवस्था भैया एक नियम है। व्यवस्था क्या है? नियम है। मान लीजिए आपने एक होटल खोला। आपने क्या खोला? एक होटल खोला। अब होटल बहुत सुंदर बना है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब होटल को चलाने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था किस प्रकार की भैया? यहाँ पर कुक लाना पड़ेगा जो खाना बनाएगा ना। बिना खाना बनाए होटल कैसे चलेगा? तो कुक रखना पड़ेगा, पहले तो वो खाना बनाए। मैनेजर रखना पड़ेगा जो सारी चीजें नियंत्रित करता रहे। वेटर रखना पड़ेगा जो भोजन को सर्व करेगा। सफाई करने वाला रखना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं सफाई करने वाला रखना पड़ेगा। सफाई के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सफाई करने वाला रखना पड़ेगा। ऐसे सारी चीजें, कोई भी दिक्कत है तो प्लम्बर रखना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? एक व्यवस्था है। ये क्या है? एक व्यवस्था है। मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, आप कह सकते हैं व्यवस्था। ये क्या है? एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है। यानी होटल खोलने से ही नहीं वो अच्छे से चलने लगेगा। होटल बनवाइए, होटल आपका बन गया, फिर वहां पर आपको अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैनेजर रखना पड़ेगा, कुक रखना पड़ेगा, और क्या रखना पड़ेगा भैया? तो
जो वेटर है जो खाना सर्व करेगा, और सफाई सारी चीज़ें, कपड़ा धुलने वाला रखना पड़ेगा जो चादर को धुल दे, सारी चीज़ें साफ़ सुथरा रहे होटल। तो ये सब एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नियम बनाने पड़ेंगे कि होटल इतने बजे बंद होगा, इतने बजे खुलेगा, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होगी। तो ये सब व्यवस्था के अंतर्गत आता है। वैसे ही हमने राज्य तो बना लिया, लेकिन राज्य को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होगी। होटल बनाना ही बड़ा काम नहीं है, होटल को संचालित करना उससे कठिन कार्य है। उसे अच्छे से संचालित करना कि जो कस्टमर आए वो खुश होकर वापस जाए, तो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, नियम बनाने पड़ेंगे, अच्छे लोगों को रखना पड़ेगा, नए नए पदों को बनाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जो राज्य होता है साथी, राज्य तो बन गया, यानी कि अगर कहीं पर जनसंख्या रह रही है, वहाँ का निश्चित क्षेत्रफल है भूभाग पर, और सरकार है, और क्या है भैया, संप्रभुता है। तो इसके अगर डिटेल में बात करें तो उसमें बताया गया है, आप राज्य व्यवस्था को डिटेल में कभी भी पढ़ेंगे, या आप राजनीति विज्ञान को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें राजनीतिक विचारकों ने बताया है कि किसी राज्य को राज्य होने के लिए वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बताई गई हैं, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जानना है। तो राज्य तो हमारा गठित हो गया, लेकिन व्यवस्था यानी कि कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और यही नियम व्यवस्था कहलाए। यानी कि किसी राज्य को अच्छे रूप से संचालित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे हम क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। और भैया यही नियम क्या कहलाता है, तो यही नियम संविधान कहलाता है। यही नियम क्या कहलाता है, तो यही नियम आप कहेंगे संविधान कहलाता है। इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। अब संविधान क्या होता है, देखिए मैं रिलेट कर एक ही शब्द से आपको इतनी दूर तक ले आया हूं, और बेहतर तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर मैं बात करूं संविधान की भैया, तो संविधान क्या होता है, तो ये नियम है, नियमों की किताब आप कह सकते हैं। व्यवस्था मानी नियम, नियम का अर्थ यानी कि नियम किसमें लिखे होते हैं, संविधान में, तो आप कह सकते हैं ये नियमों की किताब है, नियमों की किताब। नियमों की किताब को हम क्या कहते हैं, तो संविधान कह देते हैं। नियमों की किताब क्या कहलाती है भैया, तो आप कहेंगे नियमों की किताब संविधान कहलाती है। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। बीच बीच में मैं देख लेता हूं कि वीडियो सही चल रही हैं या नहीं। तो नियमों की किताब को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसकी एक अच्छी व्याख्या क्या होगी संविधान की, तो आप कहेंगे कि किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए कुछ मौलिक नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, और उसी नियमों और कानूनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, तो संविधान कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए या किसी भी देश को संचालित करने के लिए, मैं लिख देता हूं, आप लिखेंगे कि किसी भी देश को, किसी भी देश को या राज्य को संचालित करने के लिए, संचालित यानी कि चलाने के लिए, संचालित करने के लिए कुछ मौलिक नियमों तथा कानूनों की आवश्यकता होती है। और इन्हीं नियमों और कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। इन्हीं नियमों तथा कानूनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इन्हीं नियमों तथा कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है यहाँ पर थोड़ा,
कि इन्हीं नियमों तथा कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। यानी कोई भी देश को सही रूप से संचालित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ कानून बनाने होंगे। इन्हीं नियमों तथा कानूनों की जो किताब होती है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आपको ये चीज़ें पता चल गई कि आखिर संविधान किसे कहते हैं। इसे आप नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे रेज करता हूं और फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आपको इतनी देर तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। बेहतर तरीके से मैं आपको ये पॉलिटी क्लास पढ़ाने वाला हूँ और बेहतर तरीके से लिखूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बेहतर तरीके से समझिए, एक बार पढ़िए लेकिन बेहतर से पढ़िए कि हमेशा के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसे रेज करता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ आगे की चीज़ों के बारे में। ओके, तो फटाफट हम इरेज कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान। हमने संविधान की परिभाषा जान ली, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? विशेष रूप से जो इंडियन पॉलिटी है यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान, आप हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान। मैं आपको वैसे अनुसूची से पढ़ाना चालू करूंगा। पहले ही मैं आपको चार्टर एक्ट वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आप पहले उसे पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। आपको पॉलिटी से एकदम डर लगने लगेगा। मैंने भी पहली बार जब पढ़ा था तो चार्टर एक्ट से पढ़ना चालू किया, यानी कि संवैधानिक विकास से पढ़ना चालू किया, और इतना डर गया मैंने सोचा कि पॉलिटी तो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बस आपको पढ़ना कहाँ से है? आपको पढ़ना शुरुआत करनी है। जैसा मैं पढ़ाऊँगा वैसे आपको शुरुआत करनी है, आपको समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान की, तो आप जानते हैं भारतीय संविधान जो था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की और मूल संविधान की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मूल संविधान कहने का मतलब कि अब तक जब भारत का संविधान बना था और जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं, तभी से हमारा संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और अगर मैं बात करूं तो तब जो वो संविधान लागू हुआ था वो मूल संविधान था। लेकिन इतने वर्षों में क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसलिए संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, यानी कि नियमों को बदला गया या कुछ और अतिरिक्त नियम जोड़े गए। तो इन नियमों को संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो अब क्या है, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, लेकिन परीक्षा में ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में कितने अनुच्छेद थे। यानी कि भारतीय संविधान जो है, जो मूल संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो आप कहेंगे भैया मूल संविधान जो है उसमें 395 आर्टिकल यानी कि 395 अनुच्छेद थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान जो है वो मूल संविधान जो है उसमें 395 अनुच्छेद हैं। और आप कहेंगे भैया 395 तो अनुच्छेद हैं, तो भाग कितने हैं? तो आप कहेंगे 22 भाग हैं भैया। मूल संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि मूल संविधान जो है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां उपस्थित हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आपसे कोई पूछ ले वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे भैया वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। 448 क्या है भैया? तो आप कहेंगे 448 अनुच्छेद हैं। आपसे कोई पूछ ले कि कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे
25 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। आपसे कोई पूछ ले कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये सारी चीज़ें थीं भारतीय संविधान के बारे में। हम पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? तो भैया आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अनुसूचियाँ होने वाला है। हम आज भारतीय संविधान के अनुसूचियों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर सी क्लास की। आप इसे नोट करिए। मैं देख लेता हूं कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बिल्कुल सही चल रही हैं। मैं इसे रीच करता हूं अब और मैं बात करता हूं भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के बारे में। तो क्योंकि हम पहले क्या पढ़ना चालू कर रहे हैं? हम पहले पढ़ना चालू कर रहे हैं अनुसूची को। तो चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए अनुसूची। आप हेडिंग डालेंगे अनुसूची। अनुसूची अनुसूची की अगर मैं बात करूं साथी, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियां थी, और मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये बातें मैंने आपको बताई। मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? तो आप कहेंगे 8 अनुसूची थी। और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूची है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुसूची जो होता है इसमें आसानी से संशोधन हो जाता है। आसानी से संशोधन हो जाता है। आसानी से संशोधन यानी कि हमेशा संशोधन ही हुआ करता है, ये समझ लीजिए। जैसे कि राज्य बढ़ता है, घटता है, तो इसमें आराम से संशोधन करके बढ़ा घटा दिया जाता है। आसानी से संशोधन, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ही ईजिली तरीके से नया नियम जोड़ सकते हैं हम सभी, और संशोधन भी हो सकता है। इसलिए अनुसूची को थोड़ा अलग कर कर लिखा गया है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आए तो इसमें ऐड कर दी जाए। बार बार संविधान के मूल रूप में क्या हो, परिवर्तन ना किया जाए, इसलिए अनुसूची एक्स्ट्रा की गई है। यानी कि इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। अनुच्छेद में थोड़ी बातें लिखी होती हैं, लेकिन अनुसूची में जो चीज़ें होती हैं वो डिटेल तरीके से भी लिखी होती हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आज पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक में हुआ करता था, लेकिन फिर अलग अलग हो गया। तो जब अलग हुआ तो बार बार संविधान में संशोधन ना करने की जगह हम क्या करते हैं, अनुसूची में संशोधन कर देते हैं। वहां पर हम क्या कर देते हैं कि अब ये दूसरा राज्य बन गया, तो वहां पर ऐड करते हुए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए अनुसूचियां बनाएगी। जैसे राज्य है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो क्या बार बार ये लिखा जाएगा कि बिहार से झारखंड अलग हो गया संविधान में? नहीं। तो उसे एक्स्ट्रा चीजें जो हैं ये अनुसूची में लिख दी जाती हैं, इसलिए अनुसूचियां बनाई गई। और इसमें विस्तृत जानकारी भी मिल जाती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अनुसूचियों में शामिल कर दी जाती हैं। जो परिवर्तन होते हैं उन्हें भी शामिल कर दिया जाता है, इसलिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया था। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो मैं इसे रेज करता हूं, ये उड़ जाता है बार बार। अब हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में। मैंने बता दिया कि मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हम 12 को पढ़ने वाले हैं, पूरी अनुसूचियां पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं अनुसूची 1। आप हेडिंग डालिए अनुसूची 1। अनुसूची 1। अनुसूची 1 की अगर मैं बात करूं, आपसे कोई पूछे कि भैया अनुसूची 1 में क्या चीज बताया गया है, तो इसमें राज्य तथा संघ क्षेत्र की चर्चा है। संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। आप लिखेंगे संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा। राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है।
आप कहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। आर्टिकल 1 भी आप देखेंगे तो उसमें भी संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है, लेकिन इसमें डिटेल तरीके से चर्चा की गई है, इसलिए अनुसूची 1 में इस बात को बताया गया है। अगर आपको किसी भी राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको अनुसूची 1 को देखना होगा। यानी कि यही अंतर है कि अनुच्छेद में छोटी सी बात लिख दी गई है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और जो अनुच्छेद 1 है उसमें बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ है, और इतनी चीजें लिखकर काम ओके कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनुसूची 1 की भैया, तो आप कहेंगे कि अनुसूची 1 में डिटेल तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं। भाग 1 देखेंगे तो उसका भी नाम संघ तथा राज्य क्षेत्र है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जो अनुसूची 1 है इसमें प्रत्येक राज्य के बारे में डिटेल तरीके से सारी चीजें लिखी गई हैं। यानी कि किसी भी राज्य के बारे में अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप अनुसूची 1 को देखेंगे। आप लिख देंगे कि किसी भी राज्य के बारे में, भारत के किसी भी राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए, जानने के लिए हमें अनुसूची 1 को देखना होगा। हमें अनुसूची 1 को देखना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें अनुसूची 1 को देखना होगा। अगर मैं बात करूं तो अनुसूची 1 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। इसी में बताया गया है कि भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। प्रदेश की चर्चा है, वो भी विस्तृत रूप में। यानी कि जो अनुसूची 1 है भैया वो और क्या कहती है, तो आप अनुसूची 1 के द्वारा किसी भी भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा वहाँ के हाईकोर्ट के बारे में जान सकते हैं। आप क्या जान सकते हैं कि भारत के किसी भी राज्य के बारे में, भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या, हाई कोर्ट आदि के बारे में जान सकते हैं। अनुसूची 1 से जान सकते हैं, अनुसूची 1 से जान सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 है इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसमें आप किसी भी राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें अनुसूची 1 को देखना होगा। यानी किसी भी राज्य के बारे में, अगर भारत के किसी भी राज्य के बारे में हम विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हम अनुसूची 1 को देखेंगे। भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा इसी अनुसूची में की गई है। और भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा हाईकोर्ट के बारे में अगर हमें जानना है, हमें जानने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, अनुसूची 1 को खोलेंगे और उसे पढ़ लेंगे, आप जान जाएंगे। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं किसमें भैया, तो आप कहेंगे अनुसूची 1 में ये चीजें बताई गई हैं। आप इसे नोट करिए और फिर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। यहां पर आप एक चीज और लिख लीजिएगा, राजधानी भी। आप किसी भी राज्य की राजधानी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं
कि राजधानी के बारे में भी जिक्र मिलता है अनुसूची 1 में किसी भी राज्य के। मैं इसे रेज करता हूं और फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे अनुसूची 2 के बारे में। मैं इसे रेज करता हूं और अब आप हेडिंग डालेंगे अनुसूची 2। अनुसूची 2। अनुसूची 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। बड़े बड़े पदाधिकारियों के के वेतन की चर्चा किसमें की गई है भैया? तो आप कहेंगे बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े पदाधिकारी कौन हो गए? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। इन सब के बारे में क्या है, जो उनके वेतन की चर्चा है वो किसमें की गई है? तो अनुसूची 2 यानी कि शेड्यूल 2 में की गई है। तो अगर मैं बात करूं भैया कि वेतन कितना बताया गया है, तो ये बात आपको ऐसे ही ध्यान रखनी है कि अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? तो वेतन की चर्चा है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि अनुसूची 2 जो है उसमें किसकी चर्चा है? तो उसमें वेतन। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है? तो आप कहेंगे संघ तथा राज्य। बस ऐसे की पॉइंट आपको ध्यान रखना है और सारी बातें वैसे ही क्या होगी, आपको याद हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप मेन शब्द क्या करेंगे, याद कर लेंगे, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। जैसे कौन कौन से पदाधिकारी? जैसे भैया राष्ट्रपति। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति का वेतन कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 5 लाख रुपए पर मंथ। 5 लाख रुपए पर मंथ राष्ट्रपति का वेतन है। उपराष्ट्रपति के वेतन की भी चर्चा की गई है। इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन की क्या की गई है भैया? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति की वेतन की भी चर्चा की गई है। कितनी है? तो आप कहेंगे 4 लाख रुपए पर मंथ। 4 लाख रुपए पर मंथ। इसके बाद मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया राज्यपाल की भी सैलरी की चर्चा की गई है अनुसूची 2 में। राज्यपाल की सैलरी कितनी बताई गई है? तो आप कहेंगे लगभग 3.5 लाख रुपए पर मंथ। और अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मैं इनकी बात करूं कि इनका वेतन कितना बताया गया है, तो भैया इनका वेतन बताया गया है 2.8 लाख रुपए पर मंथ। तो इसमें क्या है कि भारत के बड़े बड़े पदाधिकारियों की जो बड़े बड़े पद हैं और भी कई सारे पदों की क्या है, वेतन की चर्चा की गई है। किसमें? तो अनुसूची 2 में। तो ये सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। मैं इसे रेज करता हूं और बात करते हैं अनुसूची 3 की। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि बाद में रेज कर फिर अगली अनुसूची एक नए उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 आप हेडिंग डाल लीजिए, अनुसूची 3। अनुसूची 3 आज कोशिश करनी है कि लास्ट तक मैं अच्छी राइटिंग में लिखूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अगर मैं बात करूं अनुसूची 3 की, तो आप देखेंगे अनुसूची 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। और अनुसूची 3 जो है इसमें शपथ की चर्चा है। यहाँ पर पहले ही दिखा दिया, जो भारतीय राजनीतिक नेता हैं उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि हमें पहले वेतन से मतलब है और फिर हम शपथ लेंगे। भैया पहले हमें वेतन दे दो फिर हम शपथ लेबै, यही कहे मतलब है उनका। यानी सीधी बात क्या है कि आप देखेंगे कि अनुसूची 2 में पहले वेतन की बात करी गई है और अनुसूची 3 में तब शपथ की बात करी गई है। यानी कि पहले दे दो रुपया
फिर बात होगी, शपथ लिया जाएगा, तब किया जाएगा शपथ की क्या प्रॉमिस करना है देश से। तो अगर मैं बात करूं अनुसूची 3 की, तो इसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों की, सेम नाम से याद रखिएगा, बड़े बड़े पदाधिकारियों, बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा, वेतन की चर्चा करी गई है। यानी बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा किसमें की गई है, तो आप कहेंगे अनुसूची 3 में। अगर मैं बात करूं वेतन नहीं, सॉरी, शपथ, गलती हो गई, बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है, यानी कि किस तरह वह शपथ लेंगे। जैसे किन किन अधिकारियों की शपथ की चर्चा है, राज्यपाल हो गए भैया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ऐसे ही इन सभी प्रधानमंत्री हो गए, इन सब की शपथ की चर्चा किसमें की गई है, तो आप कहेंगे इन सब के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। किसकी चर्चा नहीं की गई है, किसके शपथ के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा इसमें नहीं है, शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की बात करूं, तो इनके शपथ की चर्चा भाग 5 में की गई है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं अनुसूची 3 की, तो आपसे कोई पूछे कि अनुसूची 3 में किस बात की चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे अनुसूची 3 में बड़े बड़े पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, जज जिसे हम कहते हैं, इन सब के शपथ की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची 3 में की गई है। इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई है। ओके, तो इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बीच बीच में क्लीनर मारना पड़ता है, तभी मेरा बोर्ड साइन करता है अच्छे से, इसलिए माफ करिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अब आप लिख लीजिए अनुसूची 4। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, अच्छे तरीके से जो मीडियम लेवल है उसे हम पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमें 1 डे वाला देना है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची 3 हो गई, अब आप लिखिए अनुसूची 4। अनुसूची 4 हेडिंग डालिए, अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, तो इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है। राज्यसभा के सीटों की चर्चा, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों की चर्चा की गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है, तो आप कहेंगे राज्यसभा के सीटों की चर्चा की गई है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के सीटों की चर्चा, यानी कि कहने का मतलब कि राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। यानी कि अनुसूची 4 में जो जितने भी राज्य हैं, तो आप जानते हैं कि राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। इसे हम बेहतर तरीके से भी समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो राज्यों के मध्य आप लिखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन सब के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। ये आवंटित किसमें की गई हैं, तो आप कहेंगे अनुसूची 4 में। तो राज्यों के मध्य आप लिखेंगे, इसमें क्या बताया गया है, राज्यों के मध्य राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अनुसूची 4 में राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है।
अगर मैं बात करूं भैया कैसे समझेंगे, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, तो ये आपकी संसद है। संसद ऐसे ही तो होती है, गोल गोल थोड़ी। अब तो थोड़ा ऐसे हो गई है ना, त्रिभुज टाइप की संसद अब बन गई है नई वाली। लेकिन मान लीजिए ये आपकी संसद है। आप मान लीजिए कि संसद में क्या होता है कि ऐसे गोल नुमा होता है आकार, पूरा गोल भी नहीं बना है, सर्कल, बस समझने के लिए है। तो संसद जो होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ राज्यसभा होती है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, लोकसभा है। मैं लोक लिख देता हूँ इस पर मैं लिख देता हूँ राज्य। तो ये भैया लोकसभा है और ये राज्यसभा है। संसद में दो सभाएं होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये वाली जो राज्यसभा है, इनकी सीटों के बंटवारों की चर्चा अनुसूची 4 में है कि राज्यों के पास कितनी सीटें होंगी। यानी कि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया तो इसके पास कुछ राज्यसभा की सीटें हैं, फिर बिहार को कुछ मिली हैं। ऐसे ही बंटवारा किया गया है, जो 28 राज्य हैं उन्हें बंटवारा किया गया है उनमें राज्यसभा की सीटों का। आप जानते होंगे जो लोकसभा होती है इसे हम निम्न सदन कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जान ली। हम जानते हैं कि जो लोकसभा होती है उसे हम निम्न सदन कहते हैं। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, अगर मैं बात करूं लोकसभा सदस्य की, जो लोकसभा सदस्य होते हैं, तो आप सबके यहाँ चुनाव होता होगा सांसद जी का। लोकसभा सदस्य जो होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया अपनी भाषा में, सांसद जी। तो सांसद जी को कौन चुनता है, तो सांसद जी को भैया जनता चुनती है। इनको कौन चुनता है, तो आप कहेंगे इनको जनता चुनती है। यानी कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चयन जनता के द्वारा किया जाता है। यानी जनता वोट देती है और लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। जो जीतते हैं वोटों से वो लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। और इसे हम निम्न सदन कहते हैं, लोअर अपर हाउस, लोअर हाउस। इसे हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। इसे हम लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पर राज्यसभा की, तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं भैया, तो इसे हम कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें लोग जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अगर मैं बात करूं राज्यसभा के सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य, इनको जनता नहीं चुनती भैया, इनको जनता नहीं चुनती, इनको जनता नहीं चुनती है। इन्हें कौन चुनता है भैया, तो इन्हें लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इन्हें कौन चुनता है, तो इन्हें लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। और इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य को कुछ निश्चित सीटें दी गई हैं उनके क्षेत्रफल के आधार पर। यानी कि कुछ निश्चित सीटें दी गई हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें आप देखेंगे किसके पास हैं, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रत्येक राज्य को कुछ कुछ राज्यसभा की सीटें दे दी जाती हैं। और इन्हीं सीटों के बंटवारों की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची 4 में की गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भैया जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, ये बात हम जान लिए। राज्यसभा के सदस्य को जनता नहीं चुनती है डायरेक्टली, उन्हें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक जी और सांसद जी, सीधा समझिए, जो विधायक जी होते हैं और सांसद जी जो होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, और लोकसभा के सदस्यों को और विधायक को हम सभी चुन लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें इसी राज्यसभा के सीटों के बंटवारों की चर्चा की गई है। इसमें क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि कुल कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, आपसे कोई पूछ ले कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें या सीटों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे भैया कि कुल राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है।
कितनी है, तो आप कहेंगे 245। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, लोकसभा की कुल सीटें, लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो आप कहेंगे कि लोकसभा की कुल सीटें हैं 543। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान ली कि संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है और किस तरीके से क्या होता है। तो इन्हीं राज्यसभा की सीटों की बंटवारे की चर्चा अनुसूची 4 में की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी ध्यान रखना है कि कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी लोकसभा की सीटें हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं बेहतर तरीके से। नोट करिए। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी वीडियो में पता नहीं क्यों हो गया है कि लगभग 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब मैं बात करता हूँ अनुसूची 5 के बारे में। हम बात कर रहे थे 4 कंप्लीट हो गई थी, अब हम बात करेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं अच्छी राइटिंग में ही लिखूंगा, क्योंकि लास्ट में मेरी राइटिंग बिगड़ जाती है। तो आज मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अच्छी राइटिंग में ही लिखूंगा। तो कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाते चलूँ और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँ। तो अगर मैं बात करूँ अनुसूची 5 की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत डिटेल में इसे नहीं पढ़ना है। इसमें अनुसूचित जाति, आप कहेंगे इसमें भैया अनुसूचित जाति, जिसे हम SC कहते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में, चर्चा है। यानी कि अनुसूची 5 में क्या है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जाति है शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति है जिसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं या ST कहते हैं, SC ST आपने सुना होगा। तो ST ST ये जो दो समूह हैं, ये प्राचीन काल से ही आप देखेंगे बहुत समय पहले से ही कई चीज़ों से वंचित रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे इनके ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं हुई, जैसे कि छुआछूत के शिकार हुए, जाति व्यवस्था के शिकार हुए, यानी कि इन्हें समाज में बैठने का स्थान नहीं दिया जाता था। बहुत सारी क्या थी, खराबियां थी हमारे समाज में। तो ये कई सारी चीज़ों से क्या रह गए, वंचित रह गए। और इसी के संदर्भ में कुछ इनके प्रशासन के संबंध में चर्चाएं की गई हैं। किसमें भैया, तो आप कहेंगे अनुसूची 5 में। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल सकें, जिनसे उनका जो हो भागीदारी हो समाज में वो बढ़ सके, वो भी अच्छे पदों पर पहुंच सके। तो इन सब के बारे में जो चर्चा है वो अनुसूची 5 में की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा किसमें की गई है, तो आप कहेंगे अनुसूची 5 में। अगला आप लिखेंगे अनुसूची 6। क्या लिखेंगे भैया, अनुसूची 6। तो इसमें क्या है कि भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। प्रशासन के संबंध में चर्चा है, संबंध में चर्चा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं इन बातों को। ट्रिक क्या है, तो आप कहेंगे इसकी ट्रिक है भैया ATM में। ट्रिक क्या है, तो आप कहेंगे
एटीएम में। अगर मैं बात करूं एटीएम में ट्रिक की तो ए फॉर हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं टी फॉर तो आप कहेंगे टी फॉर होता है त्रिपुरा, टी फॉर क्या होता है तो आप कहेंगे त्रिपुरा। अगर मैं बात करूं एम फॉर तो आप कहेंगे एम फॉर होता है मिजोरम। और अगर मैं बात करूं मे की तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे मेघालय। तो ये 4 राज्य हैं जहां पर विशेष प्रशासन की चर्चा, या आप कहेंगे इन राज्यों के संदर्भ में प्रशासन के संदर्भ में क्या है चर्चा की गई है। किसमें तो आप कहेंगे आर्टिकल 6 में। क्यों ऐसा किया गया भैया, तो आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर भारत में पड़ते हैं, यानी पूर्वी हिस्से में क्या पड़ते हैं, ये पड़ते हैं ये 4 राज्य अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये भी क्या है कि बहुत लंबे समय से कई चीज़ों से वंचित रहे हैं, क्योंकि एकदम पूर्वोत्तर में पड़ जाते हैं, पूर्व में पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है भैया कि एकदम पूर्व में पड़ जाने के कारण इन पर कोई ध्यान नहीं देता, या आप कहते हैं कि एकदम ये अछूते रह जाते हैं, मतलब भारत से एकदम क्या रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कई चीज़ों से वंचित रह गए। तो उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि अनुसूची 6 में वहाँ के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है, वहाँ के लोगों को कैसे बढ़ावा मिल सके, उनकी भागीदारी भारत में कैसे बढ़ सके, इन सब के बारे में भी चर्चा है। साथ ही साथ ये जो राज्य हैं ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश एकदम चाइना से एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर साझा करता है। तो ऐसे ही जो लोग हैं यहाँ के वो थोड़ा उनका चेहरा भी वहीं से मिलता है, तो उन्हें बहुत सारे अपमान भी झेलने को मिलते हैं। इसलिए उनके संदर्भ में क्या है कि प्रशासन के संदर्भ में चर्चा की गई है जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें चर्चा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है कि आखिर क्या चर्चा की गई है, बस इतना जानना है। परीक्षा में यही पूछेगा कि किन 4 राज्यों की चर्चा है, तो आपको नाम याद रखने हैं अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो आप देखेंगे आज हमने 6 अनुसूचियां पढ़ ली हैं बेहतर तरीके से। मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 अनुसूची हैं, जिनमें से 6 आज हमने पढ़ ली, 6 जो बची हैं वो हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम कल पढ़ेंगे टुमारो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में हम इसे पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।